आज हम अपने डायरेक्टर वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जब डायरेक्टर्स को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, मींस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बीओडी ओनली, वो क्या प्रोविजंस है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे अगले सेक्शन पे बात करेंगे, सेक्शन 153 के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो सेक्शंस हैं ये कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, 153 से 158 तक, विच इज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट सेक्शन का रेफरेंस देके यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, यानी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 153 कहता है कि डायरेक्टर बनने के लिए डिन तो चाहिए, ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए डिन तो चाहिए। और अगर डिन चाहिए, ठीक है, तो डिन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। किसको फाइल करनी पड़ेगी, whosoever wants to टेक अ डिन, जो भी डिन लेना चाहता है उसको फाइल करनी पड़ेगी। अगला सेक्शन 154, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिन अलॉट करने का कितना समय है, 1 मंथ। ये हमने जब डिन की प्रोसीजर पढ़ी थी वहाँ पे भी हमने बात की थी कि जब आप अपनी डिन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो गवर्नमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है एंड मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिन अलॉट करके दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक से ज़्यादा डिन देने के ऊपर प्रोहिबिशन है। इसका मतलब एक व्यक्ति एक ज़िंदगी में एक ही बार डिन ले सकता है। अगर मैं ने डिन ले लिया है तो मैं मल्टीपल डिन अप्लाई नहीं कर सकती, मुझे मल्टीपल डिन अलॉट नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ही किसी व्यक्ति को डिन मिल जाता है तो डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना डिन कंपनी को इंटीमेट करे, ठीक है। अब कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, ये डिन किसको इंटीमेट करे, आरओसी को। डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेट करेगा, कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी, ठीक है। और सेक्शन 158 क्या कहता है, जहाँ जहाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ जहाँ कंपनी को में किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टर साइन करता है, व्हेनेवर, ठीक है, वेयरएवर, जहाँ भी डायरेक्टर साइन करेगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डायरेक्टर के नाम के नीचे डिन इंडिकेट करना मैंडेटरी है। इवन अगर ऐसा नहीं किया तो इसकी पेनल्टी भी गिवन है कंपनीज एक्ट में, आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज पेनल्टी भी गिवन है। तो डिन इंडिकेट करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। यहाँ तक 153 से 158 में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे फिर। एनी डाउट, कुछ पूछना चाहता है कोई? नो मैम। ओके, ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 164, अगले सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 164, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। पहली बात, कंपनीज एक्ट में किसी भी व्यक्ति के डायरेक्टर बनने के लिए, है ना, डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं दी है। मतलब नहीं बोला कि आप MBA हैं, आप CMA हैं, आप BCom हैं, आप MCom हैं तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी है। कंपनीज एक्ट में डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड है। और क्या बोला कि अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं, ठीक है, अपॉइंट होना चाहते हैं या फिर रीअपॉइंट, यानी आपको ही दोबारा अपॉइंट किया जा रहा है या किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट के दिन ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति सेक्शन 164 के तहत डिसक्वालिफाइड तो नहीं है, वो सेक्शन 164 के डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में तो नहीं आ रहा, ये देखा जाएगा। यानी सेक्शन 164 डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड देता है। और इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा कि जब स्मॉल शेयर होल्डर को डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो वो डिक्लेरेशन देता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे पास डिन है और मैं डिसक्वालिफाइड भी नहीं हूँ, तो डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए हैं, ठीक है। अब ये जो डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड है ये हम दो सबसेक्शंस में बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1
और 164 सबसेक्शन 2। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 के ग्राउंड इंडिविजुअल डायरेक्टर पे अपॉइंट होंगे, इंडिविजुअल डायरेक्टर पे अप्लाई होंगे। इंडिविजुअल डायरेक्टर पे अप्लाई होंगे मतलब मैं अगर डायरेक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं 164 की किसी डिस्क्वालिफिकेशन में तो नहीं आ रही। और 164 सबसेक्शन 2 के जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड हैं वो कंपनी पे अप्लाई होते हैं। यानी अगर जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं उस कंपनी ने कोई गलती कर दी तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी कंपनी की गलती पे डायरेक्टर को भुगतना पड़ेगा। तो ये हम डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पढ़ेंगे, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में भी पढ़ेंगे और सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में भी पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डायरेक्टर एंड कंपनी। ठीक है, नाउ सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं और बोला गया कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड। अपॉइंटेड के साथ एक और वर्ड लिख लीजिए, और रीअपॉइंटेड, कुछ भी हो सकता है। आप अपॉइंटेड या रीअपॉइंटेड नहीं हो पाएंगे अगर आप सेक्शन 164 में कवर होते हैं तो। ठीक है, अब जब ये कहती हूँ कि आप अपॉइंटेड या रीअपॉइंटेड नहीं हो पाएंगे अगर आप 164 में कवर होते हो, तो इसका मतलब ये सेक्शन 164 हमें किस दिन कंसीडर करना होता है? अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के दिन, जिस दिन डायरेक्टर को अपॉइंट या रीअपॉइंट किया जा रहा है। पहला ग्राउंड, कोई भी व्यक्ति अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड माना जाता है एंड सच फाइंडिंग इज इन फोर्स। इसका मतलब आपने किसी को कह दिया कि तू पागल है, तो आपके कह देने से कोई सामने वाला व्यक्ति पागल नहीं होता है। कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दे और जिस दिन आप डायरेक्टर बना रहे हो उस व्यक्ति को कोर्ट की फाइंडिंग इन फोर्स है, मतलब कोर्ट ने अपना ऑर्डर वापस नहीं लिया है, तो वो व्यक्ति डिसक्वालीफाइड हो जाएगा और डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज मतलब, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। जो व्यक्ति अपने डेब्ट को पे करने के लिए केपेबल नहीं होता है हम उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। ओके, तो कोई भी व्यक्ति जो अनडिस्चार्ज मतलब कोई व्यक्ति दिवालिया है और उसने अपने डेब्ट का पेमेंट नहीं किया है तो उसको भी हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। और कोई मेरे आपके कह देने से या खुद के कह देने से कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं हो जाता है। दिवालिया भी कोर्ट कौन घोषित करता है? कोर्ट। तो अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है और वो अनडिस्चार्ज है, मतलब अभी अपनी इंसॉल्वेंसी से बरी नहीं हुआ है, फ्री नहीं हुआ है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। थर्ड वन, अभी व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन उसने इंसॉल्वेंट एडजज डिक्लेरेशन के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, उसने अप्लाई कर रखा है कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। इन तीनों में से कोई भी अगर ग्राउंड होगा तो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इन तीनों बातों में किसी को कोई डाउट? सर मैम एक बार पहला बता दो। कौन सा वाला? पहला वाला। किसी भी व्यक्ति को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड, मतलब उसकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ने अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है तो वो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। और अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करना, और कोर्ट ने उसको फ्री भी नहीं किया है, मतलब आज भी कोर्ट की फाइंडिंग इन फोर्स है जब भी आप उसको डायरेक्टर बनाना चाहते हो। अगला 164 सबसेक्शन डी, एक पर्सन जिसको कि कोर्ट ने मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसको कोर्ट ने मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज कन्विक्टेड माना हो, इस ऑफेंस में कन्विक्टेड माना हो, इस ऑफेंस में कन्विक्टेड और कन्विक्टेड। माइक ऑफ कीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए।
किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ने मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड माना है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तुमने, मॉरल टर्पिट्यूड होता है नैतिक दुराचार, मतलब एथिकली सोसाइटी में कोई चीज़ अलाउड नहीं है, दैट इज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग सोसाइटी में अलाउड नहीं है, दिस इज मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, और अदरवाइज कन्विक्टेड माना है और कोर्ट ने एटलीस्ट 6 मंथ का क्या सुनाया है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड या अदरवाइज दोषी माना है और कम से कम 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, कम से कम 6 महीने की सजा कोर्ट ने उस व्यक्ति को सुनाई है, ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कब डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस मतलब जिस दिन जेल भेजने की अवधि खत्म हुई है ना, कम से कम 6 महीने हैं, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, कितनी भी सजा हो सकती है, तो जिस दिन जेल की अवधि खत्म हुई उससे 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। यानी डी पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट, कोई व्यक्ति मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज दोषी माना जाना चाहिए, दोषी तो माना ही है, साथ में उसको जेल की कम से कम 6 महीने की सजा हुई है, तो जिस दिन उसको जेल भेजा गया है, जेल भेजने की अवधि जिस दिन खत्म हुई, मतलब जिस दिन इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर खत्म हुआ, तब से लेके अगले 5 साल तक वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर 5 साल बाद पुराने पाप धुल जाएंगे और वो व्यक्ति दोबारा से डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। एक बार डी पॉइंट को रीड कर लीजिए आप। मैम ये मॉरल टर्पिट्यूड वापस बताना। एक सेकेंड, यस आदित्य। मैम ये मॉरल टर्पिट्यूड वापस बताना। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब होता है नैतिक दुराचार, सोसाइटी में एथिकली जिसको एक्सेप्ट जो अलाउड नहीं है, जो ऑफेंस माना जाता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मॉरल टर्पिट्यूड है, ठीक है। ओके हाँ बोलिए। यस चंचल। मैम जो जेल जाएगा उस दिन से लेके ना 5 साल नहीं, फिर जेल की अवधि खत्म होने के बाद, मतलब अगर 8 महीने के लिए जेल भेजा है तो जिस दिन 8 महीने समाप्त हुए, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, मतलब 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। लेकिन कब से शुरू होंगे 5 साल? उसके एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, मतलब जेल की अवधि खत्म होने से 5 साल, ठीक है जी मैम। ओके, हमने बोला कितने महीने की सजा इस क्लॉज में बोली गई है? कम से कम 6 महीने की। कितने महीने की? कम से कम 6 महीने की, ठीक है। लेकिन प्रोविजन भी ये बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी, कितनी? 7 साल, ठीक है, कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, लेकिन अगर 7 साल की सजा सुना दी तो व्यक्ति होल लाइफ डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इसका मतलब मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज में दोषी मानने के बाद कब, कितने समय के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से कम, कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से कम। अगर इतना इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट खत्म होने से 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुना दी है तो फिर वो व्यक्ति होल लाइफ डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर अ पीरियड 7 years और मोर, 7 साल या उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम 7 साल, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। यानी इस केस में ही वुड बी होल लाइफ डिस्क्वालीफाइड। यानी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन कब तक लगती है? जब उसको सजा कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से कम के लिए सुनाई गई हो। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? मैम 7 साल के बाद है ना ये सारी चीज?
वापस बोलिए चंचल, क्या बोल रहे हैं? मैम 7 साल मतलब मोर देन 7 साल, मतलब 7 साल से ज्यादा नहीं, तब होगा। 7 ईयर्स और मोर, 7 ईयर्स और मोर, 7 साल या उससे ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 7 ईयर्स, 7 साल या उससे ज़्यादा, 7, 7.5, 8, 8.5, कितने भी साल, 7 साल या उससे ज़्यादा। ठीक है? जी मैम। ओके। लेकिन अगर उसको सजा 6 साल 11 महीने के लिए सुनाई तो क्या होल लाइफ डिस्क्वालीफाइड होगा? नो मैम। फिर कितने समय के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा? 5 साल। वेरी गुड, 5 साल के लिए। चलिए अगले क्लॉज पे बात करते हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब कोई कंपिटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल मतलब NCLT किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड करार दे देता है, किसी व्यक्ति को बोलता है कि तुम डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो, ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अगर कोर्ट ने कह दिया कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, ट्रिब्यूनल ने कह दिया आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। इसका मतलब क्या आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते? बन सकते हो, कोर्ट से परमिशन लेने के बाद। जब कोर्ट आपको परमिशन दे दे तब आप बन सकते हो, अदरवाइज कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड कह दिया तो वो व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, ऐसा 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई कहता है। कोर्ट की बात तो माननी पड़ती है, वही बात। क्लियर? आगे बढ़े। मैम एक डाउट था। हाँ पूछिए। मान लो किसी को है ना, क्रिमिनल को 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। हाँ। फिर कोर्ट ने हाथों हाथ मतलब फिर मान लो कि कोई डेट के ऊपर उसको कैंसिल भी कर दिया। हाँ, तो फिर वो 5 इयर्स वाला केस अप्लाई होगा क्या? अभी ना हम आगे नीचे जाके पढ़ेंगे, एक प्रोविजन है अपील का ग्राउंड, उसमें आपकी बात क्लियर हो जाएगी, वहां पे ये डाउट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? Okay, ma'am. हाँ। अ पर्सन हु हैज नॉट पेड एनी कॉल इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम। एक बात मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है तो क्या वो कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, आप किसी शेयर होल्डर को कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो या रीअपॉइंट करना चाहते हो? ठीक है, और उस शेयर होल्डर ने ड्यू डेट पर कॉल का रीपेमेंट नहीं किया, है ना? आप किसी शेयर होल्डर को डायरेक्टर अपॉइंट या रीअपॉइंट करना चाहते हो, लेकिन वो शेयर होल्डर ऐसा है जिसकी कॉल्स इन एरियर है, यानी उसने अपनी कॉल का पेमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कुछ भी, अपनी कॉल का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं किया, और उस ड्यू डेट से 6 महीने भी बीत चुके हैं, मतलब ड्यू डेट पे तो किया ही नहीं, अगले 6 महीनों तक भी नहीं किया, तो फिर क्या होगा? अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ, कोई शेयर होल्डर जिसने अपनी कॉल का पेमेंट नहीं किया और ड्यू डेट से 6 महीने बीत चुके हैं, तो भी आप उस व्यक्ति को कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना सकते। पढ़िए, एफ पढ़िए एक बार। एफ पढ़िए, एफ में कोई डाउट है तो बोलिए। नो डाउट मैम। क्लियर? समझ में आ गया सबको? कृष्ण गोपाल, देवेंद्र, दिव्यांश, नितीश, ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब देखिए, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ABC लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, जैसे जैसे भगवान को किसी से प्यार, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, ऐसा होता है क्या? भगवान तो सबके लिए सेम है ना? यस सबके मैम। लिए सेम है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि आप किसी मंदिर में लड्डू लेके गए, है ना? इट प्रैक्टिकली हैपन्स। मंदिर में आप भगवान जी के लिए लड्डू लेके गए और पुजारी के हाथ में आपने 100 रुपए की दक्षिणा भी दी लड्डू के साथ, तो पुजारी जी क्या करता है, पुजारी जी क्या करते हैं कि वो एक लड्डू रखेंगे और पूरा का पूरा लड्डू का डब्बा आपको दे देंगे,
ठीक है, और भी बहुत सारा प्रसाद दे देंगे। या मान लीजिए आप प्रसाद नहीं लेके गए, आपने पंडित जी के हाथ में 100 रुपये की दक्षिणा रखी, 10 रुपये तो आजकल चलते नहीं, 100 रुपये की दक्षिणा रखी, तो पंडित जी आपको खूब सारा प्रसाद देंगे। ऐसा देखा है आपने कभी? यस मैम। और अगर Yes, आपने दान पेटी में 5 रुपये डाल दिए या कुछ भी नहीं, बस हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो आपको आधा लड्डू मिलेगा केवल प्रसाद में। ऐसा देखा है? बिल्कुल मैम। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, आप कभी भी देख लीजिएगा, इट प्रैक्टिकली हैपन्स। ठीक है, अब भगवान ने कहा था क्या कि इस व्यक्ति को 2-4 लड्डू दे दो, पूरा आधा किलो का डब्बा दे दो और इसको केवल आधा लड्डू हाथ में पकड़ाना? नो मैम। नहीं, भगवान ने No, ऐसा नहीं ma'am. कहा था। ठीक है, पुजारी जी का मन चंचल है, पुजारी जी का मन इधर उधर भटकता रहता है, तो उन्होंने ऐसा किया। अब इसी तरीके से कंपनी तो देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। कंपनी के पास तो हमारी आपकी जैसी भावनाएं नहीं है, लेकिन जो कंपनी का बोर्ड है उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? देखिए, पैसा हमने लगाया है, हम शेयर होल्डर्स हैं, हमने आपने पैसा लगाया है, हमारे पैसे का वो मिस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी सस्ती कीमत पर माल बेचेंगे और महंगा माल खरीदेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि कंपनी को फ़ायदा मिले या ना मिले, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस मैम। ठीक है, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेकिन आप क्या ये मान के चलते हैं कि हर पुजारी जी इसी तरीके का मेलाफाइड इंटेंशन रखते हैं, 100 रुपये वाले को ज़्यादा लड्डू देंगे और 5 रुपये वाले को आधा लड्डू देंगे? नहीं, सब ऐसे नहीं होते। यानी बोला गया कि सेक्शन 188 कहता है कि आप रिलेटेड पार्टीज से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन 188 के दायरे में रहते हुए। अगर कंपनी के बोर्ड ने, क्या बोला मैंने, अगर कंपनी के बोर्ड ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए सेक्शन 188 को कंट्रावीन करते हुए, ठीक है, सेक्शन 188 के प्रोविजन को नॉन कंप्लाई करते हुए, अगर कोई डायरेक्टर ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में दोषी पाया गया, तो फिर नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, एक पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कन्विक्टेड माना गया है अंडर सेक्शन 188, ये 188 आपके सीए में फाइनल का पार्ट है, यहाँ पर नहीं है आपके सिलेबस में, तो बस इतनी ही बात हम यहाँ पे करेंगे। कोई व्यक्ति अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कन्विक्टेड माना गया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। इसका मतलब क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कन्विक्शन से 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, और 5 साल बाद पुराने पाप धुल जाएंगे, आप शक्तिमान बन जाओगे और डायरेक्टर बन सकते हो। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बढ़े आगे? यस मैम। अगला पॉइंट बोलता है डिन नहीं तो डायरेक्टर नहीं। अगर आपके पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो भूल जाओ आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को एग्जॉस्ट कर लिया है, मतलब ऑलरेडी वो 10 पब्लिक कंपनी में या 10 प्राइवेट विच इज़ अ होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी या 20 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर बन चुका है, तो फिर अब वो क्या नई कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है क्या? नहीं, क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी डायरेक्टरशिप को एग्जॉस्ट कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। तो अगर किसी डायरेक्टर ने 164 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए से लेके, है ना, क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई तक की कोई भी गलती कर दी, तो वो व्यक्ति डायरेक्टर बनने के लिए, मतलब अपॉइंट होने के लिए या रीअपॉइंट होने के लिए ही वुड बी डिस्क्वालीफाइड, वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। Yes, ma'am. हाँ बोलो। आगे समझ में। हाँ ठीक है, अब एक बात बताइए, क्लॉज DEG, क्लॉज डी देखो, डी, क्लॉज डी
किसी व्यक्ति को कोर्ट ने बोला तुम मॉरल टर्पिट्यूड नैतिक दुराचार के दोषी हो। ई, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बोला कि तुम फ्रॉड हो, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। जी, किसी व्यक्ति को बोला गया कि तुमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए हैं। ये DEG क्लॉज ऐसे हैं या नहीं है जिनसे किसी व्यक्ति के पर्सनल एथिक्स पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो, उसकी पर्सनल वैल्यूज पे क्वेश्चन उठा रहे हो, है ना, यानी उसकी मानहानि हो रही है, उसका सम्मान कम होता है, उसका ऑनर कम होता है। तो लॉ ये बोलता है कि क्लॉज DEG तीनों ही केसेस में आपको अपील करने का अधिकार है। मतलब कोर्ट ने आपको मॉरल टर्पिट्यूड का दोषी मान के सज़ा सुना दी, या मान लीजिए आपको कोर्ट ने बोला तुम फ्रॉड और डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, या आपको बोला आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है इसलिए आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो क्या अधिकार है उस व्यक्ति को, वो क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में। बट डिस्क्वालिफिकेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप अपील फाइल करो, जब अपील का डिसीजन आएगा तब देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप डिस्क्वालिफाइड हो। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ क्लॉज DEG में आपने अपील फाइल करी है या पिटीशन फाइल करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे आप हाल फिलहाल, और तब तक डिस्क्वालीफाइड रहोगे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में ना आ जाए। अभी आदित्य आपके सवाल का जवाब है, मिल गया आपको, या फिर स्टिल कोई डाउट है? बोलिए। आदित्य ओके, कुछ पूछना चाहते हो? ओके मैम, ओके। चलिए, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 डिस्क्वालिफिकेशन का दूसरा पार्ट, ये इस बेस पे बात करता है करेगा कोई और भरेगा कोई। ठीक, इसका मतलब गलती करेगी कंपनी और डिस्क्वालिफाइड होगा डायरेक्टर। ठीक है, क्या गलती कंपनी कर रही है? कोई भी कंपनी, ठीक है, देखिए हर कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न भरने पड़ते हैं या नहीं भरने पड़ते हैं? बताइए। एनुअल रिटर्न कितने दिन में, एनुअल जनरल मीटिंग से कितने दिन में भरना पड़ता है? 2 months 60 डेज। हाँ 60 days में, सॉरी मैम, नहीं वही मतलब नहीं होता है ना मैम, 2 months याद रह गया। हाँ, 60 days क्योंकि जब हम मंथ की कैलकुलेशन करते हैं ना तो फिर हम अक्टूबर नवंबर ऐसे मानेंगे, लेकिन जब हम डेज की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं और नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 60 दिन की कैलकुलेशन में वेरिएशन आ जाता है ना। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केवल कंपनी लॉ में भी नहीं, किसी भी जगह पर जहाँ डेज की बात हो वहाँ पे कैलकुलेशन डेज से करिएगा, जहाँ मंथ लिखा है वहाँ मंथ से। ठीक है, तो हर कंपनी को, एवरी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपना एनुअल रिटर्न, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ AGM और एनुअल रिटर्न विद इन 60 days ऑफ AGM। ये फॉर्म नंबर AOC 4 और ये फॉर्म नंबर MGT 7, ये आप लिख लीजिए ऐसा। हैज टू फाइल विद ROC, ये लिख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन में और एनुअल रिटर्न एनुअल जनरल मीटिंग के 60 दिन में ROC को देने पड़ते हैं। और अगर एनुअल जनरल मीटिंग ना हुई हो तो हमने क्या पढ़ा था, जिस दिन हो जानी चाहिए थी वहां से। ठीक, अब क्या हुआ है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने एनुअल रिटर्न कंटिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर तक,
ठीक है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, मतलब दोनों ही फाइल नहीं किए हैं या दोनों में से कोई एक फाइल नहीं किया है। कब? लगातार 3 सालों तक, ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार 3 सालों तक अगर फाइल नहीं किया है आरओसी को, तो फिर इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आरओसी को लगातार 3 साल तक फाइल नहीं कर रही है, तो जो भी ऐसी डिफॉल्टिंग कंपनी का डायरेक्टर होगा, ठीक है, जो भी ऐसी डिफॉल्टिंग कंपनी का डायरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। यानी किसी भी नई कंपनी में, इस सेम कंपनी में या किसी भी नई कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट या रीअपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाइड है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए यस मैम। अगली बात, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कहता है कंपनी ने ये वाली गलती की हो या ये वाली गलती की हो। दूसरी वाली गलती क्या है कि किसी भी कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स या उसके ब्याज का, अपने डिबेंचर्स का या टाइम पे डिविडेंड पेमेंट करने में फेलियर किया हो। डिपॉजिट्स की ड्यू डेट आ गई, नहीं पे किया, ब्याज भी नहीं दिया, डिबेंचर को टाइम पे रिडीम नहीं किया, डिविडेंड का पेमेंट टाइम पे नहीं किया, और ड्यू डेट से 1 साल तक वो गलती जारी रही। मतलब आपने ड्यू डेट पे नहीं पेमेंट किया और ड्यू डेट से 1 साल तक भी कंपनी ने अगर पेमेंट नहीं किया, तो जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, यानी वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। और कितने समय तक डिस्क्वालीफाइड रहेंगे? 5 साल तक। कंपनी अगर ऐसी गलती करती है तो इस कंपनी के डायरेक्टर अगले 5 साल तक सेम कंपनी में या किसी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। एडिशनल, ऑल्टरनेट, स्मॉल शेयर होल्डर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, न सेम कंपनी में न एनी अदर कंपनी में। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन था। पूछो। मैम जैसे ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो ये जैसे 15 कंपनीज में, तो ये सारी कंपनी से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फिर? देखिए, हम ये क्या बोल रहे हैं ना, आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो, हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम 167 में बात करेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, आप मान लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, ये उस दिन देखेंगे। आप अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड में डायरेक्टर हो, ठीक है, और लगातार 3 सालों से एबीसी लिमिटेड गलती किए जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं फाइल कर रही या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, दोनों फाइल नहीं कर रही, तो 3 साल, जैसे ही 3 साल लगातार गलती जारी रही, 3 साल के ख़त्म होते ही आप बोलो मैं पीक्यूआर में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, नहीं बन पाओगे। आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो, फिर गलती होती है, फिर क्या होगा, ये हम 167 में देखेंगे। वो वेकेशन के ग्राउंड होते हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है। ये कब देखे जाते हैं? जिस दिन आप कोई नया अपॉइंटमेंट ले रहे हो। यानी ये सेक्शन क्या कहता है, अभी तक जो पढ़ा, आप जिस कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो, हम उसमें क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे। आप नया अपॉइंटमेंट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है? मैम, हाँ जो बोलिए। डायरेक्टर होता है वो सारे काम खुद मैनेज करता है कंपनी का। कौन? डायरेक्टर? हाँ। हाँ, तो वो ऐसा क्यों करेगा कि वो खुद मतलब खुद निकल जाए उस कंपनी से बाहर, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाए वो? वापस बोलिए चंचल। हाँ, मैं आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। मैम मैं बोल रही थी कि ना कंपनी के सारे काम है ना डायरेक्टर मैनेज करता है कि मतलब हाँ, कैसे जी। करना है वो। तो वो ऐसा काम क्यों करेगा कि वो खुद ही मतलब बाहर हो जाए कंपनी से? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा काम क्यों करेगा कि वो खुद ही कंपनी से बाहर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि कभी गलती जानबूझ के होती है, कभी गलती अनजाने में होती है, लेकिन गलती तो गलती होती है और गलती की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और मान लीजिए, देखिए बोर्ड में जब बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है या बोर्ड कोई काम करता है, तो क्या एक अकेला डायरेक्टर करता है या मेजॉरिटी करती है? मेजॉरिटी करती है। तो कुछ हो सकता है ना कि वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो मान लीजिए बोर्ड में 15 डायरेक्टर है, 12 तो सही करना चाहते थे लेकिन वो 3 गड़बड़ हैं। लेकिन अगर कंपनी की गलती हुई तो पूरे के 15 लपेटे में आएंगे।
15 आएंगे क्या मैम? हाँ बिल्कुल, सारे के सारे डायरेक्ट, आप सोच के देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने गलती करी, तो कंपनी की गलती की भरपाई कोई एक डायरेक्टर करेगा या सारे डायरेक्टर करेंगे? ठीक है, सारे ही करेंगे। सारे करेंगे। मैम एक छोटा सा डाउट हाँ था पूछिए। मैम, ये फिर अल्टरनेट केस में भी हो सकता है, अल्टरनेट डायरेक्टर के केस में? हाँ बिल्कुल, वो भी क्योंकि उसमें डिस्क्वालीफाइड। ऑल्टरनेट डायरेक्टर के केस में ओरिजिनल तो होगा ही डिस्क्वालीफाइड, वो ऑल्टरनेट भी हो जाएगा, ओके मैम। वो भी हो जाएगा। ओके ओके मैम। ये सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, ये वाली बात गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होती, यानी गवर्नमेंट कंपनी पे ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट, बोला कि अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर बने हो, अभी नए नए, देखिए मान लीजिए कंपनी ने 2017-18 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, 2018-19 में भी नहीं किए, देखिए 18-19 में भी नहीं किए, अभी 2 ही साल हुए ना, गलती कितने साल लगातार होनी चाहिए? 3 साल, 3 साल है ना। अब 2019-20 में एनुअल जनरल मीटिंग होगी, मान लीजिए 2019-20 में एनुअल जनरल मीटिंग होगी 30 सितंबर 2020 को, और उसके 30 दिन में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करोगे। हुआ क्या, 18 अगस्त 2020 को कंपनी में एक डायरेक्टर आता है, एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है। 18 अगस्त 2020 को 3 साल पूरे हो गए हैं क्या गलती करते हुए? नहीं ना, नो मैम। अभी तीसरे साल वाली गलती नहीं हुई है, ये डायरेक्टर अपॉइंट होता है, और अगेन कंपनी तीसरे साल भी वही वाली गलती करती है, तो इसको भी लपेटना चाहिए क्या इस गलती में? यस मैम। लपेटने तो चाहिए ना। हाँ, पर ये बोला मैं तो भोला था, मैं तो मासूम था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो अभी 8 दिन पहले आया हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं, वो तो 8 दिन पहले आके मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। तो लॉ ये बोलता है कि अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट हुए अभी 6 महीने बीते हैं, केवल 6 महीने हुए हैं, तो वो 6 महीने तक वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। यानी सेक्शन 1, देखिए इसको ऐसे समझिए, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की गलती में अगर कंपनी ने गलती की तो कौन से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होते हैं? ऑल डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर अभी ताजा ताजा आया है, नया नया आया है, ताजा ताजा आया है, मतलब कोई डायरेक्टर, अगर किसी डायरेक्टर को अभी अपॉइंट हुए 6 महीने नहीं बीते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। केवल वही, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होंगे, लेकिन इन सारे में से उसको छोड़ दीजिए जिसको अपॉइंट हुए अभी 6 महीने नहीं बीते हैं। अगर अपॉइंटमेंट से 6 महीने खत्म हो गए तो आप भी इस गिनती में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी आपके अपॉइंटमेंट को 6 महीने नहीं बीते हैं तो आप बच जाएंगे 164 सबसेक्शन 2 की डिस्क्वालिफिकेशन से, क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा डायरेक्टर आए हैं, नए नए आए हैं। 6 महीने तक आपको हम न्यू कमर बोलेंगे, अर्ली बर्ड बोलेंगे, आपको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई? यस मैम। नाउ ये डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड हैं ये पब्लिक कंपनी पर भी एप्लीकेबल होते हैं और प्राइवेट कंपनी में भी। यानी पब्लिक कंपनी में भी 164 की डिस्क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता और प्राइवेट कंपनी में भी नहीं बन सकता। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इनके अलावा कोई एडिशनल ग्राउंड अपने एओए में डाले, एडिशनल ग्राउंड मतलब ऐसा लिख सकती है प्राइवेट कंपनी अपने एओए में कि अगर किसी व्यक्ति ने 60 ईयर्स की एज अटेन कर ली है तो हम उसे डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, वो व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या ये 60 साल वाली बात सेक्शन 164 में लिखी है क्या? नो मैम। नहीं, ये प्राइवेट कंपनी में ने अपने एओए में एडिशनल एक ग्राउंड डाल दिया
वो डाल सकती है, प्राइवेट कंपनी डाल सकती है, पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी में तो कोई डायरेक्टर बनने के लिए तभी डिस्क्वालिफाइड होगा जब या तो वो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में कवर हो या 164 सबसेक्शन 2 में कवर हो, वो एडिशनल ग्राउंड नहीं डाल सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम मुझे अभी जो आपने पढ़ाया ना, अभी लास्ट वाला एक